हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 जीवों का विकास का लेक्चर 2, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है जीवों के विकास में आवास और उसका प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हैबिटेट ऑन द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए सबसे पहले हम लोग कल का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। ओके, हमारा कल का क्वेश्चन है, जरा सोचिए ऐसा कैसे हुआ होगा, कैसे कैसे नए नए जीव बने होंगे या जीवों में परिवर्तन कैसे आया होगा। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर समझने से पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि यह क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ओके, जैसे कि क्वेश्चन है, जरा सोचिए ऐसा कैसे हुआ होगा। ओके, तो यह पूछ रहा है कि किस प्रकार से जो डायनासोर थे वह उसका समाप्त हुए होंगे या फिर विलुप्त हुए होंगे, कैसे कैसे नए नए जीव बने होंगे एवं किस प्रकार से नए नए जीव बने होंगे, या जीवों में परिवर्तन कैसे आया होगा एवं किस प्रकार से जो जीव है उनमें परिवर्तन आया होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा कि इसमें हम लोगों को बताना है कि किस प्रकार से जो डायनासोर है वह विलुप्त हुए होंगे, किस प्रकार से नए नए जीव बने होंगे एवं जीवों में किस प्रकार से परिवर्तन आया होगा। ओके, अब चलिए इसके आंसर को समझते हैं। जरा सोचिए ऐसा कैसे हुआ होगा। जैसे कि हम लोगों ने डायनासोर्स के बारे में पढ़ा कि जो डायनासोर थे वह पृथ्वी पर बहुत ही लंबे समय तक विद्यमान थे। लगभग 2000 लाख से 6000 लाख वर्ष पूर्व क्या है, डायनासोर ही उपस्थित है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो डायनासोर्स वह पूरी पृथ्वी पर बहुत ही लंबे समय तक विद्यमान थे। ओके, तो ऐसा क्या हुआ होगा कि जो डायनासोर्स पूरी तरह से समाप्त हुए होंगे। ओके, तो आई थिंक जो डायनासोर थे वो क्या हुएंगे, वह अपने जो आवास उसमें अनुकूलित नहीं होंगे, नहीं हुए होंगे। इस वजह से जो डायनासोर पूरी तरह से समाप्त हुए हो गए होंगे। ओके, तो इसका आंसर क्या है कि डायनासोर किस प्रकार से विलुप्त हुए होंगे। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो डायनासोर है वो अपने आवास में अनुकूलित नहीं होंगे, इस वजह से डायनासोर पूरी तरह से विलुप्त हो गए। ओके, कैसे कैसे नए नए जीव बने होंगे या जीवों में परिवर्तन कैसे आया होगा एवं किस प्रकार से नए नए जीव बने होंगे। ओके, तो जो जीव है वह एक कोशिकीय जीव के द्वारा बने होंगे। ओके, तो अब एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से समझते हैं। ओके, तो जितने भी जो जीव है पूरी पृथ्वी पर, जितने भी जीव है जैसे कि पेड़ पौधे हो गया, मनुष्य हो गया, पक्षी हो गया, मछली हो गया, जितने भी जीव जंतु हो गया या फिर जितने भी सजीव अर्थात जीवित जीव है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जितने भी जीवित जीव है वह कोशिका के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा, कोशिका के द्वारा। अब ये कोशिका क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि कोशिका होता है वह हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। क्यों, क्योंकि कोशिका के द्वारा ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो जितने भी जीव है पूरे वर्ल्ड में अर्थात पूरे पृथ्वी पर वह कोशिका के द्वारा ही उत्पन्न होता है। ओके, तो चलिए समझते हैं कि कैसे कैसे नए नए जीव बने होंगे। ओके, तो जितने भी जीव है वो कोशिका के द्वारा बने होंगे। ओके, तो यह किस प्रकार से बने होंगे, यह एक कोशिकीय जीव के द्वारा, जैसे कि एक कोशिकीय जीव से कैसे बने होंगे, बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो कोशिका का एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव बने होंगे। अर्थात चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि एक कोशिकीय जीव के नाम से स्पष्ट है, एक कोशिका अर्थात ऐसा जीव जिसमें केवल एक ही कोशिका होता है। ओके, इसको क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव। ओके, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सभी क्या है, एक कोशिकीय जीव है। क्यों, क्योंकि इसमें केवल एक ही कोशिका होता है। जैसे कि बहुकोशिकीय जीव। ओके, तो जैसे ऐसा जो जीव जिसमें दो या दो से अधिक कोशिका पाया जाता है उसको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे कि मनुष्य हो गया, हमारे शरीर में भी क्या है, बहुत सारे सेल अर्थात कोशिका पाया जाता है। जितने भी जीव जंतु हो गए उसमें क्या है, जैसे कि पेड़ पौधे हो गया, जैसे कि गाय हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, मछली हो गया, पक्षी हो गया, सभी में क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेल अर्थात बहुत सारे कोशिका पाए जाते हैं।
ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस प्रकार से क्या है नए नए जीव बने होंगे। ओके, तो जितने भी जीव है क्या है कोशिका के द्वारा बनते हैं, वह एक कोशिका जीव क्या है जैसे जैसे समय बदलता गया उस कोशिका में क्या होगा वृद्धि होता गया, जिसकी वजह से क्या है बहुकोशिका जीव का निर्माण हुआ। ओके, तो चलिए इसके साथ ही मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ कि किस प्रकार से क्या है जो जीव है वह बनते होंगे। ओके, तो चलिए इसके प्रोसेस को समझते हैं। तो चलिए समझते हैं कि कोशिका से किसी भी जीव का निर्माण किस प्रकार से होता है। ओके, तो कोशिका से बनता है उतक, उतक से बनता है अंग, अंग से बनता है अंगतंत्र और अंगतंत्र से बनता है बहुकोशिकीय जीव। ओके, तो ये किस प्रकार से बनता है, तो जो कोशिका होता है कोशिका से सबसे पहले उतक बनता है, उतक से बनता है अंग, अंग के पश्चात अंगतंत्र बनता है, अंगतंत्र के पश्चात क्या बनता है बहुकोशिकीय जीव। ओके, तो यह एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या है किसी भी जीव का निर्माण होता है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। जीवों में परिवर्तन कैसे आया होगा। ओके, तो अब चलिए समझते हैं कि जीवों में किस प्रकार से परिवर्तन आया होगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को जीवों का विकास की डेफिनेशन अर्थात इसकी परिभाषा में ही बताया था कि जीवों का विकास किसे कहते हैं, तो जीवों का समय के अनुसार बदलाव को ही जीवों का विकास कहते हैं। अर्थात जीवों में क्या होता है समय के अनुसार क्या होता है बदलाव होता है, जिसकी वजह से क्या उसमें कुछ बदलाव आता है, जिसकी वजह से क्या होता है एक लंबे समय के पश्चात वह जीव क्या है दूसरे जीव से भिन्नता दिखाई देता है। अर्थात जीवों में क्या होता है समय के अनुसार परिवर्तन आता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। जरा सोचिए ऐसा कैसे हुआ होगा, कैसे कैसे नए नए जीव बने होंगे या जीवों में परिवर्तन कैसे आया होगा। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो डायनासोर्स है वह अपने वातावरण में क्या है अनुकूलित नहीं हुए होंगे, जिस वजह से डायनासोर्स पूरी तरह से क्या हो गए समाप्त हो गए होंगे। ओके, कैसे कैसे नए नए जीव बने होंगे, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो जितने भी जीव है वह कोशिका के द्वारा बने, अर्थात जितने भी एक कोशिका जीव है क्या है समय के अनुसार उसमें क्या होता है कोशिकाओं में वृद्धि होता है, जिसकी वजह से क्या है बहुकोशिका जीव का निर्माण होता है। इस प्रकार से क्या है जीव बने। इसके साथ है जीव में परिवर्तन कैसे आया होगा, तो जीवों में क्या है समय के अनुसार बदलाव के कारण जीव में परिवर्तन आया। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में। जीवों के विकास में आवास और उसका प्रभाव, effect of habitat on the evolution of organism। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पूर्व चलिए सबसे पहले इस टॉपिक को समझते हैं कि जीवों के विकास में आवास और उसका प्रभाव क्या है। ओके, इसके पश्चात इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। तो आवास किसे कहते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आवास किसे कहते हैं, तो किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। ओके, तो चलिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि मछली। ओके, तो मछली क्या पेड़ पर रहता है क्या, नहीं। मछली क्या सड़क पर रहता है, नहीं। तो मछली कहाँ पर रहता है, मछली पानी पर रहता है। ठीक इसी प्रकार यदि हम लोग पक्षियों की बात करें तो पक्षी पानी पर रहता है क्या, नहीं। ओके, तो कुछ पक्षी होते हैं जो पानी पर रहता है किंतु वह लंबे समय तक रह पाता है क्या, नहीं। ओके, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि पक्षी पानी पर रहता है क्या, नहीं। तो पक्षी कहाँ पर रहता है, तो पक्षी पेड़ पौधे पर रहता है। ठीक इसी प्रकार यदि हम लोग की बात करें अर्थात मनुष्य की बात करें तो मनुष्य क्या पानी या फिर पेड़ पौधे में रहता है क्या, नहीं। तो मनुष्य कहाँ पर रहता है, तो मनुष्य अपने घर पर रहता है। अर्थात इस प्रकार से पूरे पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सभी का क्या होता है अपना अलग अलग स्थान होता है जिसमें वह रहता है। ओके, उसी को क्या बोलते हैं आवास कहते हैं। ओके, अब चलिए समझते हैं कि जीवों के विकास में क्या होता है आवास क्या प्रभाव डालता है। ओके, तो चलिए इसमें समझते हैं कि जीवों के विकास में आवास क्या किसी प्रकार का प्रभाव डालता है या फिर नहीं। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जीवों के विकास में आवास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्यों, क्योंकि यदि जीव अपने आवास में क्या होगा अनुकूलित नहीं होगा तो इस स्थिति में क्या होगा वह विकसित नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा वह समाप्त भी हो सकता था। इस प्रकार से क्या है आवास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी एग्जांपल दिया, जैसे कि पक्षी हो गया, मछली हो गया एवं मनुष्य का। ओके, मान ले जाए यदि जो मछली है उसको क्या पानी से बाहर निकालते हैं। ओके, तो मछली कितने समय तक रह सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा
कितने घंटे तक? 1 से 2 घंटे तक। उसके पश्चात वो ज़्यादा देर तक रह पाएगा क्या? नहीं, अर्थात वो क्या हो जाएगा? वह मर जाएगा। अर्थात इस प्रकार से क्या होगा? वह समाप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम पक्षियों को पानी में डाल दें तो वह पानी में रह सकता है क्या? नहीं है। यदि हम लोग मनुष्य, जैसे कि मनुष्य हम लोग हैं, ओके, तो यदि हम लोग पेड़ पौधे पर रहने लग जाए या फिर किस पे रहने लग जाए? पानी में रहने लग जाए तो कितने दिनों तक रह सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 दिन। ओके, उसके पश्चात क्या हो जाएंगे? वह समाप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वह अपनी जो परिस्थिति है उसमें क्या होगा? अनुकूलित नहीं हो पाएगा। अर्थात इस प्रकार से जितने भी जीव है वो क्या है? यदि उसको पर्याप्त आवास नहीं मिलेगा तो इस स्थिति में क्या होगा? वह समाप्त हो जाएंगे। अर्थात इस प्रकार से किसी जीव के विकास में आवास बहुत ही महत्वपूर्ण होता था। इस प्रकार जीव के विकास में आवास बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस टॉपिक समझ आ होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने पिछली कक्षा में प्राकृतवास अध्याय से यह जाना था कि किसी भी जीवों के विकास में किसी भी जीवों के आवास में उनकी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति होती है, अर्थात भोजन, प्रजनन एवं सुरक्षा। ओके, तो आई होप आप लोगों ने कक्षा 9वीं में प्राकृतवास अध्याय में जाना होंगे कि किस प्रकार से जीवों के आवास में उनकी बुनियादी जरूरतें होते हैं, अर्थात भोजन, प्रजनन एवं सुरक्षा। तो चलिए इसको समझते हैं कि भोजन, प्रजनन एवं सुरक्षा किसी भी जीवों के लिए क्यों आवश्यक होता है। ओके, तो भोजन क्यों आवश्यकता होता है? तो भोजन क्या है? जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है। प्रजनन, ओके, तो प्रजनन क्या होता है? तो किसी सजीव का क्या है? अपने समान जीव उत्पन्न की जो प्रक्रिया होता है उसी को क्या बोलते हैं? प्रजनन कहते हैं। ओके, तो प्रजनन भी आवश्यक होता है, अर्थात जीव को क्या है? अपने वंश को बढ़ाने के लिए प्रजनन की आवश्यकता होता है एवं सुरक्षा। ओके, तो सुरक्षा क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि बिना सुरक्षा के कोई भी जीव जीवित रह सकता है क्या? नहीं। ओके, तो इस प्रकार से क्या है? सुरक्षा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस प्रकार से क्या है? किसी भी जीवों की जो बुनियादी जरूरतें अर्थात जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होता है वह भोजन, प्रजनन एवं सुरक्षा होता है। ओके, तो जितने भी जीव है उन सभी को क्या है? भोजन, प्रजनन एवं सुरक्षा की आवश्यकता होता है। ओके, आवास में पर्याप्त संसाधन की उपस्थिति होने से उनकी संख्या में वृद्धि होती है। तो यह ऑब्वियसली यदि किसी भी जीव है उसको क्या पर्याप्त रूप से संसाधन मिल रहा है तो उसकी जो संख्या में वृद्धि होगा। कैसे? तो चलिए इसको समझते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझ रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या है, एक जैसे कि फ्लावर समझ सकते हैं। मान लीजिए ये फ्लावर है। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं क्या है? एक फ्लावर है। मान लीजिए इसको गमला में रख दिए। यह पहला फ्लावर हो गया और ये दूसरा फ्लावर। ओके, तो ये पहला जो फूल का पौधा हो गया और ये दूसरा फूल का पौधा हो गया। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। ओके, तो जो पहले पौधा है उसको क्या देता है? इसको रोज क्या देते हैं? पानी देते हैं, इसका देखभाल करते हैं। इसके साथ ही क्या है? इसमें फर्टिलाइजर्स अर्थात उर्वरक का भी उपयोग करते हैं। ओके, और ये जो दूसरा जो फूल का पौधा है इसको ना ही पानी देते हैं, ना ही इसका देखभाल करते हैं और ना इसमें फर्टिलाइजर्स अर्थात उर्वरक का उपयोग करते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि कौन सा जो पौधा अर्थात कौन सा जो फूल के जो पौधा है उसमें वृद्धि अधिक होगा? तो ऑब्वियसली जो पहले वाला जो पौधा उसमें जो क्या होता है? इसका वृद्धि अधिक होगा। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग प्रॉपर क्या दे रहा है? पानी दे रहा है, इसका देखभाल कर रहे हैं, साथ में फर्टिलाइजर्स अर्थात उर्वरक का भी उपयोग कर रहे हैं। ओके, किंतु जो सेकेंड वाला जो पौधा है इसमें ना ही फर्टिलाइजर दे रहा है, ना ही इसको पानी दे रहा है, ना ही इसका देखभाल कर रहे हैं। इस वजह से क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि आवास में पर्याप्त संसाधन की उपस्थिति होने से इनकी संख्या में वृद्धि होता है। अर्थात इसको क्या है? पूरी तरह से क्या मिल रहा है? संसाधन मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा? इसमें क्या लगेगा? फूल लगेगा। फूल लगने के पश्चात क्या होगा? इसमें फल आएगा। फल लगेगा, इसके पश्चात क्या लगेगा? इससे बीज प्राप्त होगा। ओके, तो इससे बीज प्राप्त होगा तो इससे वजह से क्या होगा? इसमें क्या बहुत सारे इसके जैसा क्या बनेगा? फूल बनेगा। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी आवास में पर्याप्त संसाधन की उपस्थिति होने से उनकी संख्या में वृद्धि होता है। ओके, हम यह भी देखते हैं कि कुछ प्रजातियों की संख्या बहुत बढ़ रही है तो कुछ की तेजी से घट रही है। जैसे कि आप लोगों ने ऑब्जर्व किए होंगे, जैसे कि 4 से 5 साल पहले तो आप लोगों ने बहुत सारे पक्षी के बारे में देखा होगा, जैसे कि
नीलकंठ पक्षी हो गया, गौरैया हो गया, चील हो गया, बाज हो गया। ओके, तो ये पक्षी क्या है, समय समय पर मतलब जैसे कि रेगुलर वे में देखने को मिलता था। किंतु आधुनिक समय में जैसे कि हम लोग बात करें तो आधुनिक समय में क्या है, बहुत ही कम ऐसे पक्षी हैं जो हमको दिखाई पड़ता है, जैसे कि चील हो गया, बाज हो गया, गौरैया हो गया, या फिर नीलकंठ पक्षी, या फिर कोई अन्य पक्षी है। अर्थात कुछ प्रजातियों की क्या है, संख्या बहुत तेजी से क्या हो रहा है, घट रही है, तो किसी की क्या है, तेजी के साथ बढ़ रहा है। जैसे कि इसके अपोजिट देखें तो मनुष्य। ओके, तो मनुष्य की जो जनसंख्या क्या है, समय के अनुसार अत्यधिक बढ़ रहा है। हमारे देश में बाघों की संख्या भी इतनी ही कम हो चुकी है कि बाघों की प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है। ओके, तो ठीक इसी प्रकार यदि हम लोग बाघों की संख्या के बारे में बात करें तो जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारे देश के जो बाघों की जो संख्या वो क्या है, कम होते जा रहा है। अर्थात इस प्रकार से जो बाघों की संख्या जो बाघों की जो प्रजाति है वह समाप्त होने की कगार पर है। ऐसे ही बाज, सून चिड़ैया तथा कई अन्य जीव के साथ भी है। ओके, तो यह केवल बाघों के लिए नहीं, इसके अलावा क्या है, बहुत सारे जीव जैसे कि बाज हो गया, सून चिड़ैया हो गया एवं अन्य जीव है, यह भी क्या है, समय के अनुसार इसमें कमी आ रहा है। ओके, ठीक इसके विपरीत मनुष्य की संख्या इतनी ज्यादा है कि मनुष्य के आवास में संसाधनों की कमी होने लगी है। ओके, तो इसके विपरीत ओके, जो मनुष्य की जो संख्या वो क्या है, समय के अनुसार क्या हो रहा है, तेजी के साथ बढ़ रहा है। ओके, क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर कोई असर पड़ रहा है? ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं कि क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर कोई असर पड़ रहा है या नहीं। ओके, तो चलिए इसके आंसर को समझते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर कोई असर पड़ रहा है। ओके, तो चलिए इसके आंसर को समझते हैं। आंसर अर्थात उत्तर। ओके, तो हाँ, मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर असर पड़ रहा है। कैसे, तो चलिए इसको समझते हैं। ओके, तो जैसे कि मनुष्य हो गया। ओके, तो मनुष्य क्या हो रहा है, समय के अनुसार क्या हो रहा है, इसका जो जो जनसंख्या वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अर्थात जो जनसंख्या में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है तो इसमें क्या होगा, इसका जरूरतें भी बढ़ रहा है। ओके, तो इसका जब जरूरतें बढ़ रहा है तो इसको क्या चाहिए, जैसे कि चलिए यहाँ से लेते हैं, इसको क्या चाहिए, इसको रहने के लिए स्थल भी चाहिए एवं जल भी चाहिए पीने के लिए। अर्थात इस प्रकार से क्या है, स्थल एवं जल की भी आवश्यकता होता है। ओके, चूंकि जैसे कि स्थल क्यों चाहिए, जैसे कि पूरी पृथ्वी पर क्या है, जो जो प्लेस अर्थात जितनी भी भूमि है वो क्या है, लिमिटेड है। ओके, मान ले जाए आप लोगों के पास क्या है, जैसे कि आप लोगों का घर 1 एकड़ में है या फिर आप लोगों के पास 1 एकड़ खेत है। मान लीजिए कितना, 1 एकड़ खेत है, ये क्या है, 1 एकड़ खेत। ओके, इसको कंसिडर करते हैं कि ये है 1 एकड़ खेत है। तो मान ले जाए यदि 1 एकड़ के खेत को मैं यदि 2 एकड़ या फिर 5 एकड़ मानूं तो यह सही होगा क्या, तो नहीं। क्यों, क्योंकि खेत है क्या है, केवल 1 ही एकड़ का है। तो ठीक इसी प्रकार पृथ्वी पर यह क्या है, जितने भी स्थल है वो क्या है, लिमिटेड अर्थात सीमित है। इस वजह से उसमें वृद्धि किया जा सकता है क्या, नहीं। तो इस वजह से क्या किया जा रहा है, स्थल व जल के लिए क्या है, जो जंगल की क्या है, जो पेड़ पौधे है उसको काटे जा रहा है। क्या किया जा रहा है, जो जंगल के जो पेड़ पौधे है उसको काटे जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पर उपस्थित जो वन्य जीव है वह भी इफेक्ट हो रहा है, अर्थात वह उससे प्रभावित हो रहा है। जैसे कि वन्य जीव में उपस्थित है जैसे कि बाघ। ओके, तो जैसे जैसे क्या है, वन्य जीव अफेक्ट होता है, जैसे कि बाघ, जिसकी वजह से किसी ने क्या है, बाघ का शिकार कर दिया तो इस वजह से इसकी संख्या में वृद्धि हो गई। या फिर जो बाघ है वो क्या है, अपने जो वातावरण में अनुकूलित नहीं हो पाती, इस वजह से वह अपने स्वयं से भी क्या हो सकता है, विलुप्त हो जाता है। अर्थात इस प्रकार से जो बाघों की संख्या में क्या हो रहा है, बाघों की संख्या में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा कि क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर कोई असर पड़ रहा है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, हाँ, मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर असर पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि जिस प्रकार से मनुष्य की जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है उसकी वजह से उसको जरूरतें भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उसको रहने के लिए स्थल व जल चाहिए, जिसकी वजह से क्या है,
जंगल क्या है काटे जा रहा है, जिसके वजह से क्या है जंगल के जो पेड़ पौधे हैं इसको काटे जा रहा है। इस वजह से वहाँ पर उपस्थित वन्य जीव अफेक्ट अर्थात प्रभावित हो रहे हैं, जैसे कि बाघ। ओके, तो जिसकी वजह से क्या है किसी ने बाघ का शिकार कर दिया, इस वजह से इसके बाघों की संख्या में कमी हो रहा है। या फिर जो बाघ है वो क्या है अपने वातावरण में अच्छे से क्या है अनुकूलित नहीं होता, जिसकी वजह से वह स्वयं से ही समाप्त हो रहे हैं, अर्थात इस प्रकार से बाघों की संख्या में कमी हो रहा है। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा यह केवल बाघों के लिए ही नहीं, इसके साथ ही क्या है बहुत सारे वन्य जीव है जो क्या है इससे अफेक्ट अर्थात प्रभावित होता है, जिसकी वजह से क्या है उसकी संख्या में कमी हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो जीव क्या होता है जो जंगल पर निवास करता है उसमें क्या होता है वह अपने वातावरण में अच्छे से क्या होता है अनुकूलित नहीं हो पाते हैं, इस वजह से क्या होता है वह समाप्त हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस प्रकार से मनुष्य की तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस प्रकार से मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर कोई असर मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर असर पड़ रहा है। ओके, यदि किसी जीव की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई तो क्या होगा? ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। ओके, तो चलिए इसको क्या है एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ओके, तो यदि किसी जीव की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई तो इस स्थिति में क्या होगा? तो इस स्थिति में पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाएगा। कैसे? तो चलिए इसको समझते हैं। चलिए इसको डायनासोर के द्वारा समझते हैं। जैसे कि जो प्राचीन समय में केवल क्या है डायनासोर ही पाए जाते थे। ओके, तो ये क्या है पूरे विश्व में पाए जाते थे। मान लें कि उसमें क्या है केवल डायनासोर ही पाए जाते थे। ओके, तो उस समय क्या होता है तो रिसोर्सेज अर्थात डायनासोर्स को क्या है जीवित रहने के लिए भी क्या है रिसोर्सेज अर्थात संसाधन की भी आवश्यकता होता है। तो इस वजह से क्या है डायनासोर को यदि रिसोर्सेज अर्थात संसाधन नहीं मिले होंगे तो इस वजह से एक डायनासोर दूसरे डायनासोर पर क्या करता है अटैक करता है, अर्थात एक डायनासोर क्या करता है दूसरे डायनासोर को अपना भोजन बनाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है यह प्रक्रिया क्या होता है लंबे समय तक चलता है और एक स्थिति ऐसा आता है जिसमें क्या होता है इस पृथ्वी पर कोई भी डायनासोर उपस्थित नहीं होता, अर्थात इस प्रकार से यदि किसी जीव की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई तो क्या होगा पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाएगा। ओके, इस प्रकार जीवों का आवास एवं संसाधन उनकी उत्पत्ति विलुप्ति या बदलाव का एक कारण हो सकता है। ओके, तो इस प्रकार से क्या है जीवों की आवास क्या करता है उसके संसाधन उनकी उत्पत्ति विलुप्ति या बदलाव का एक कारण हो सकता है। कैसे? तो चलिए इसको समझते हैं। ओके, तो चलिए जैसे कि इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पेड़ जो फूल फ्लावर अर्थात फूल का एग्जाम्पल लिए थे, जैसे कि पहले वालों को क्या है पर्याप्त संसाधन दे रहे थे, जैसे कि इसको पानी भी दे रहे थे, इसका देखभाल भी कर रहे थे, इसके साथ ही क्या इसमें फर्टिलाइजर्स अर्थात उर्वरक का भी उपयोग कर रहे थे। ओके, और चूंकि जो सेकेंड वाले जो फ्लावर थे उसमें क्या है ना ही फर्टिलाइजर दिए थे ना ही इसका देखभाल किए थे और ना ही इसके क्या दिए थे पानी दिए थे, इस वजह से सेकेंड वाला क्या होगा नष्ट हो गया था। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं इसको क्या है इसमें संसाधन पर्याप्त रूप से मिल रहा है तो इसकी वजह से इसके क्या हो रहा है इसमें वृद्धि हो रहा है अर्थात इसकी उत्पत्ति होगा। चूंकि इसको क्या पर्याप्त संसाधन नहीं मिल रहा है तो इसकी वजह से यह विलुप्त हो गया। और कैसे ऐसे कई जीव होते हैं जो कि क्या है प्रकृति पर क्या होता है समय के अनुसार प्रकृति में बदलाव होता है, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है कुछ चेंजेस अर्थात बदलाव होता है, जिसके वजह से क्या होता है उसमें बदलाव आता है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं किसी जीव का आवास एवं संसाधन उसकी उत्पत्ति विलुप्ति या बदलाव का एक कारण हो सकता है। ओके, क्या किसी प्रजाति के जीव की संख्या में वृद्धि जितनी तेजी से होती है उसके लिए खाद्य संसाधन जैविक और अजैविक दोनों घटक भी उतनी ही तेजी से बढ़ते होंगे? ओके, तो यदि किसी प्रजाति के जीव की संख्या में क्या होगा यदि वृद्धि होगा तो इस स्थिति में क्या होगा उसके लिए खाद्य संसाधन उतनी तेजी से बढ़ते होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम आगे जानेंगे। यह जानने के लिए हम निम्न ग्राफ का उपयोग करेंगे। ओके, तो इसको हम लोग क्या है ग्राफ के द्वारा समझेंगे। यह ग्राफ सन 1780 के दशक में किए गए किसी प्रजाति के जीवों की संख्या में वृद्धि व उनके लिए खाद्य संसाधनों की मात्रा का तुलनात्मक अध्ययन का परिणाम है। ओके, तो यह ग्राफ क्या है सन 1780 के दशक में क्या है जीवों की संख्या में वृद्धि एवं खाद्य संसाधनों की मध्य क्या है तुलनात्मक अध्ययन का परिणाम है, अर्थात जीवों की संख्या में वृद्धि एवं खाद्य संसाधनों की मध्य अध्ययन किया गया था। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि हम लोग चित्र 2 में देख सकते हैं, चित्र 2 ग्राफ द्वारा खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि।
ओके, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं पहला ग्राफ है वह खाद्य आपूर्ति है। ये ग्राफ किसके मध्य है? तो यह खाद्य संसाधन की मात्रा एवं समय के मध्य है। दूसरा है अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि। यह ग्राफ किसके मध्य है? तो यह जनसंख्या एवं समय के मध्य है। ओके, तो चलिए सबसे पहले इस ग्राफ को समझते हैं। जैसे कि पहले वाले ग्राफ में देख सकते हैं जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो खाद्य संसाधन की जो मात्रा है वह बढ़ता जा रहा है, किंतु जो खाद्य संसाधन की जो बढ़ने की जो मात्रा क्या है? धीरे धीरे है, अर्थात जैसे कि एक समय के अनुसार क्या है? धीरे धीरे वृद्धि हो रहा। किंतु यदि हम लोग दूसरे ग्राफ की बात करें अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि में, तो जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो जनसंख्या वह समय के अनुसार तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। अर्थात इस प्रकार से क्या हो रहा है? जो जनसंख्या वृद्धि की दर वह अधिक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या किसी प्रजाति के जीव की संख्या में वृद्धि जितनी तेजी से होती है उसके लिए खाद्य संसाधन भी उतनी ही तेजी से बढ़ते होंगे? तो नहीं, किसी प्रजाति के जीव की संख्या में वृद्धि जितनी तेजी से होती है उसके लिए खाद्य संसाधन उतनी तेजी से नहीं बढ़ते हैं। ओके, ग्राफ देखकर बताएं क्या खाद्य संसाधन और जनसंख्या वृद्धि की दर एक समान है? ओके, तो चलिए इसको ग्राफ के द्वारा समझते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जो खाद्य संसाधन है वो समय के अनुसार धीरे धीरे इसमें क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है, किंतु जो जनसंख्या वृद्धि है अर्थात जो जनसंख्या वो समय के अनुसार अत्यधिक बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से खाद्य संसाधन और जनसंख्या वृद्धि की दर एक समान नहीं है। इनमें से किसकी बढ़ने की दर ज़्यादा तेज है? तो इसमें हम लोग आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसमें से जो जनसंख्या की जो बढ़ने की दर है वह ज़्यादा तेज है। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। ओके, वैज्ञानिकों का मानना था कि जनसंख्या में यदि अनियंत्रित रूप से बढ़ोतरी होगी तो खाद्य संसाधन पर्याप्त नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक आपदा, परस्पर द्वंद्व व लड़ाई से कुछ जीव मर जाएंगे जबकि कुछ बच जाएंगे। इस तरह से जीवों की संख्या में वृद्धि नियंत्रित रहती है। ओके, तो जैसे कि वैज्ञानिकों ने क्या है इस ग्राफ के द्वारा ऑब्जर्व किया कि जो जनसंख्या है वो क्या है? तेजी के साथ बढ़ा, जिसके कारण इसका जो जनसंख्या वो क्या अनियंत्रित हो गया है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो खाद्य संसाधन की जो मात्रा तो क्या है उसमें वह भी बढ़ रहा है। ओके, तो मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि वह नहीं बढ़ रहा, वह भी बढ़ रहा है समय के अनुसार, किंतु जो खाद्य संसाधन का जो रेशियो है वह क्या है? समय के अनुसार क्या है? धीरे धीरे उसमें क्या है? वृद्धि हो रहा है। अर्थात इस प्रकार से क्या होगा? जो खाद्य संसाधन वो सभी जीवों के लिए पर्याप्त नहीं होगा, तो इस स्थिति में क्या होगा? प्राकृतिक आपदा होगा या परस्पर द्वंद्व लड़ाई से कुछ जीव मर जाएंगे या फिर जबकि कुछ जीव क्या हो जाएगा? मर जाएंगे एवं कुछ जीव क्या हो जाएगा? बच जाएंगे। ओके, तो इस तरह से जीवों की संख्या में क्या होगा? वृद्धि क्या होता है? वह नियंत्रित रहता है। जैसे कि आप लोग इसको खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल से भी समझ सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल के बारे में पढ़े होंगे, तो उसमें क्या होता है? तो उसमें क्या होता है कि एक जीव दूसरे जीव पर क्या होता है? निर्भर होता है। अर्थात पृथ्वी पर जितने भी जीव क्या होता है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, अर्थात एक दूसरे पर क्या होता है? जुड़े होते हैं। किसके द्वारा? तो वह खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल के द्वारा, जिसमें से कुछ जीव क्या हो जाता है? मर जाते हैं एवं कुछ जीव क्या हो जाता है? बच जाते हैं। तो इस प्रकार से जीवों की संख्या में वृद्धि नियंत्रित रहता है। ओके, क्या जो जीव बच जाते हैं उनमें कुछ विशेषताएं होती है? तो जो जीव बच जाता है उनमें कुछ विशेषताएं होती है। तो हाँ, जो जीव बच जाता है उनमें कुछ विशेषताएं होता है। ओके, तो उनमें क्या होता है? थोड़ी बहुत क्या होता है? विभिन्नता होता है, जिसके कारण वह बच जाता है। ओके, तो चलिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि डायनासोर के समय बात करें तो वहां पर कुछ ऐसे भी जीव थे जो कि क्या उस समय में भी उपस्थित है और आधुनिक समय में भी उपस्थित है। कौन कौन से? जैसे कि सवाल हो गया, फर्न हो गया, मास हो गया, स्ट्राइकस हो गया, गिंको हो गया। इसी प्रकार से कुछ अन्य जीव जैसे कि तिलचट्टा, कॉकरोच हो गया एवं चूहे हो गए। ओके, तो ये डायनासोर के समय में भी पाया जाते थे और आधुनिक समय में भी पाया जाता है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इस जीव में क्या कुछ विशेषताएं होंगी, इस वजह से क्या आज भी उपस्थित है। इस प्रकार से जो जीव बच जाता है उनमें कुछ विशेषताएं होता है। क्या जीवों पर प्रकृति का कोई प्रभाव पड़ता है? तो हाँ, जीवों का प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। और क्यों? क्योंकि जितने भी जीव जंतु है क्या होता है? प्रकृति पर ही निर्भर होता है। ओके, तो जिस प्रकार से जो प्रकृति में कुछ परिवर्तन होता है तो उस प्रकार से क्या है? जीवों में भी परिवर्तन होता है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जीवों का प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। ओके, क्या डायनासोर की विलुप्ति के पीछे भी ऐसा ही कोई कारण रहा होगा? ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में
डिस्कस करेंगे। ओके, कई वैज्ञानिक इसी दिशा में सोच रहे थे। साथ ही उनके आगे कई सवाल थे, जैसे प्रकृति में जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है, क्या सभी जीव पृथ्वी पर उनके वर्तमान रूप में कहीं से डाल दिए गए हैं, या प्रकृति में जो जीव बच जाता है उनमें बदलाव आता है, या वे विलुप्त हो जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से क्या है, उस समय क्या है, वैज्ञानिकों के माइंड में क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन थे कि किस प्रकार से जीवों में क्या होता है, उत्पत्ति होता है, किस प्रकार पृथ्वी पर क्या है कोई भी जीव आता है, या पृथ्वी पर कहीं से क्या है जीव को डाल दिया गया है, या फिर प्रकृति पर जो जीव बचे होता है उनमें कोई बदलाव होता है, या फिर वो नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, उसके माइंड में क्या है, बहुत सारे सवाल थे। ओके, जैसा हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है और इन्हीं कोशिकाओं से बहुकोशिकीय जीव बनते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कोशिकाओं के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि मैंने कुछ समय पहले ही कोशिका के बारे में बताया था कि कोशिका क्या होता है। तो कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि कोशिका किस प्रकार से ऑर्गेनाइज होता है, किस प्रकार से विकसित होता है। इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो कोशिका है वह किस प्रकार से उत्पन्न होता है, तो वह अपने पूर्ववर्ती अर्थात पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही उत्पन्न होता है। ओके, तो इस प्रकार से उन्हीं कोशिकाओं से बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण होता है। तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि मैंने इसका प्रोसेस को बताया था, तो चलिए इसके प्रोसेस को और अच्छे से समझते हैं। ओके, जैसे कि इसका प्रोसेस को मैं यहाँ बता रहा हूँ। जैसे कि कोशिका हो गया, क्या है कोशिका, कोशिका से क्या बनता है इसके बारे में मैंने बताया था। कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक के पश्चात क्या बनता है, अंग बनता है, अंग के पश्चात क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र के पश्चात क्या बनता है, वह है बहुकोशिकीय बहुकोशिकीय जीव बनता है। अर्थात इस प्रकार से क्या है, किसी भी जीव का निर्माण होता है। ओके, तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे कि आप लोग इंग्लिश में इस प्रकार कह सकते हैं कि सेल्स ऑर्गेनाइज टू टिश्यू, टिश्यू टू ऑर्गन, ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम, देन आफ्टर दैट ऑर्गेनाइज टू मल्टी सेलुलर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, ताकि आप लोगों को इसको याद रखने में भी आसानी होगा। ओके, तो चलिए इसको लिखते हैं। जैसे कि सेल हो गया, CULL सेल, जिसको कोशिका कहता है। सेल्स किस में ऑर्गेनाइज होता है, तो यह टिश्यू में होता है, टिश्यू अर्थात ऊतक में। ऊतक से क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन अर्थात क्या बनता है, अंग, अंग से क्या बनता है, अंग तथा अंग तंत्र, तो ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, बहुकोशिकीय जीव अर्थात मल्टी सेलुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अर्थात इस प्रकार से क्या है, जीवों का निर्माण होता है। कैसे, तो वह सेल्स ऑर्गेनाइज टू टिश्यू, टिश्यू टू ऑर्गन, ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम, देन आफ्टर दैट ऑर्गेनाइज टू मल्टी सेलुलर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, ताकि आप लोग इसको क्या है अच्छे से रिलेट करके याद रख सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को इसमें थोड़े याद रखने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है कि ऊतक क्या है, अंग, अंग तंत्र, इस प्रकार से। तो ताकि आप लोग इसको इंग्लिश में इस प्रकार से याद रख सकते हैं, सेल्स, सेल्स टू टिश्यू, टिश्यू टू ऑर्गन, ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम आफ्टर द मल्टीसेलुलर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, तो इस प्रकार से क्या है, किसी भी जीव का निर्माण होता है। ओके, जैसे कि बहुकोशिकीय जीव अर्थात जिसमें क्या है, दो या दो से अधिक कोशिकाएं होता है। ओके, उसी समय के कुछ उल्लेखनीय वैज्ञानिकों में चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रुसेल वैलेस थे, जिन्होंने जीवों की उत्पत्ति के बारे में अपने व्यापक अध्ययन के आधार पर सिद्धांत दिए। ओके, तो उसी समय के क्या है कुछ उल्लेखनीय वैज्ञानिक, जैसे कि चार्ल्स डार्विन हो गया, अल्फ्रेड रसेल वैलेस हो गया, इन्होंने क्या है जीवों की जो उत्पत्ति है वह किस प्रकार से होता है, इसके बारे में क्या व्यापक अध्ययन किया। इसके आधार पर उन्होंने सिद्धांत दिए। आइए हम डार्विन के अध्ययन व अनुभव को समझें। ओके, तो हम लोग डार्विन के जो अध्ययन एवं अनुभव को क्या है अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।